तो बुद्ध देश में जब रेलिक आता है तो उसको माना जाता है कि गौतम बुद्ध खुद आए, मतलब इस तरीके का एक भावना था वहाँ पे। जब हम रेलिक को लेकर मेन जो मोनास्ट्री में रखने गए थे, तो रखने के टाइम दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे। तो मैं भी जा रहा था लाइन में, तो काफ़ी लोग मेरे को टच कर रहे थे ऐसे, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। तो मैंने इंटरप्रेटर को पूछा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे धक्का क्यों मार रहे हैं? कहते हो धक्का नहीं मार रहे हैं सर, वो आपको टच कर रहे हैं, फील करना कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस देश से आए हो जहाँ पे गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, उस देश का फीलिंग लेने के लिए आपको टच कर रहे हैं। अब देखिए कितना डीप भावना है हमारे यहाँ पे, हम अभी तक उस लेवल में नहीं पहुंचे, इतना डीप भावना है। हा कार्यक्रम कार्तिक पौर्णिमेला 15 तारखेला होणार आहे आणि सकाळला 10 वाजता बुद्ध वंदना आणि धम्मदेसना होईल। त्यामध्ये प्रामुख्याने भिक्षू संघ जपानवरून येणार आहेत। कालसेन मोचिदासन जे मुख्य प्रमुख भंतेजी आहेत, त्यांना आता नुकतंच संघ राजा म्हणून उपाधी मिळालेली आहे आणि त्यांच्यासोबत जपानचा भिक्षू संघ उपस्थित राहील। त्या व्यतिरिक्त इतर देशाचे 40 भंतेजी जे येणार आहेत त्या संदर्भात आयबीसी आपल्याला माहिती देणार आहे आणि वर्षभर आम्ही अनेक विविध सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि लोक उपयोगी असलेले उपक्रम आम्ही वर्षभर राबवणार आहोत आणि त्यानिमित्ताने असं समजायचं की 15 तारखेला कार्तिक पौर्णिमेला या स्वर्ण जयंती वर्षाचा शुभारंभ आम्ही करणार आहोत। सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा होणार आहे। त्यामध्ये पहिल्या दिवशी आम्ही जे कार्यक्रम, आमचा जो मुख्य कार्यक्रम आहे स्टेजवर होणार आहे, त्यात सर्व लोक मार्गदर्शन करतील। आम्ही काही हा कार्यक्रम अजिबात राजकीय ठेवलेला नाही, सर्व धम्मगुरू तिथे उपस्थित राहतील आणि मार्गदर्शन करतील। आणि त्यानंतर कल्चरल डिपार्टमेंटच्या वतीने नव्हे, कारण ते शक्य नाही, पण भारत सरकार याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून कल्चरल डिपार्टमेंट यामध्ये सहभागी होणार आहे। आणि दुसऱ्या दिवशी सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल, त्यामध्ये आदर्श शिंदे यांचा प्रबोधनात्मक बुद्धगीतांचा कार्यक्रम सुद्धा आम्ही आयोजित केलेला आहे। मला असं वाटते की ड्रॅगन पॅलेस ही फार मोठी उपलब्धी आहे। ड्रॅगन पॅलेस हे आता जागतिक स्तरावर शांती, मैत्री व मानवकल्याणकारी विचाराचं केंद्र म्हणून जगप्रसिद्ध झालेले आहे। आपण सगळ्यांनी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात त्याला स्वीकारलेले आहे। त्यामुळे जपान आणि भारताचं मैत्रीचं प्रतीक म्हणून सुद्धा ड्रॅगन पॅलेसला बघितलं जातं। मला असं, आम्ही जेव्हा 25 वर्षापूर्वी जेव्हा याचं भूमिपूजन केलं होतं तेव्हा ते खाजगी होतं, म्हणजे ओगाव मॅडम आणि मी मिळून फक्त एखादा संकल्पना ठेवली आणि ते आम्ही बांधलं। पण नंतर 25 वर्षामध्ये आज जर आपण बघतोय तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ड्रॅगन पॅलेसला स्वीकारलं गेलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक या ठिकाणी येत आहेत। देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखोच्या संख्येने येत आहेत आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त पवित्र दीक्षाभूमीवर येणारे लोक हे ड्रॅगन पॅलेसला भेट दिल्याशिवाय परत आपल्या गावी किंवा शहरात जात नाही। आणि फक्त देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नव्हे तर बौद्ध राष्ट्राचे डेलिगेट्स हे वर्षभर त्या ठिकाणी भेट देत असतात। त्यामुळे आता मला असं वाटते की ड्रॅगन पॅलेस हे गेल्या 25 वर्षामध्ये त्यांनी एक आपलं मानाचं स्थान या संपूर्ण भारतामध्ये मिळवून घेतलेलं आहे आणि म्हणूनच सरकारने याची जाणीव करून दीक्षाभूमी सोबत ड्रॅगन पॅलेसला बुद्धिस्ट टुरिस्ट सर्किटमध्ये समाविष्ट केले आहे। ही आमच्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे, कारण पवित्र दीक्षाभूमीला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बुद्ध धम्माचा मार्ग दाखवून आम्हाला मानव कल्याणकारी विचार दिला आणि त्या दीक्षाभूमी सोबत ड्रॅगन पॅलेस सारख्या एका लहान विहाराला तो जर सन्मान मिळत असेल तर मला वाटते की हा माझ्या जीवनाचा सुद्धा फार मोठी उपलब्धी आहे। आणि पुढे जाऊन या ड्रॅगन पॅलेस, माझ्याकडे 40 एकर जागा आहे, त्यामुळे पुढे जाऊन पुढच्या वर्षीपर्यंत
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या लोकांसाठी 500 लोक राहू शकते अशी निवासी व्यवस्था आणि इंटरनॅशनल डेलिगेट्स येत असतील तर त्यांना 3 स्टार फॅसिलिटी हे सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी देणार आहोत। वर्षभरात हे काम होईल। न्यूमेरिकली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो महाराष्ट्र में है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आईबीसी में ये डिसाइड किया कि हम महाराष्ट्र में अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम वो काम शुरू किए। बट गोइंग बैक टू द फर्स्ट थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू से कि इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी और ये महाराष्ट्र के लोगों को जानना ज़रूरी है कि भारत में गौतम बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ था, उनका सीख यहाँ पे लोगों ने पाया, उन्होंने अपना प्रचार यहाँ पे किया 2600 साल पहले। उसके बाद सम्राट अशोक ने उनका मैसेज दूर दराज देशों में फैलाया, वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार इत्यादि। और ये सब होने के बावजूद कुछ देशों में तो आज 90-95% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, मगर हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में देख के हम लोगों को जो बुद्धिज़्म से डील करते हैं काफ़ी खुशी होती है कि इतना सॉलिड और इतना फर्म एक पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट का इस स्टेट में। तो जब ये संस्था बनी थी इसका मूल उद्देश्य ये था कि इतना जो परंपरा है गौतम बुद्ध का और उनकी जो सीख है जो एक्सपोर्ट हुआ है, जो दूर दराज देशों में गया है, वहाँ तो चल गया है, मगर जाते जाते इन देशों में जब ये पहुंचा तो इनका रंग भी बदल गया, क्योंकि लोकल ट्रेडिशन और लोकल कल्चर के साथ ये मिक्स होके इनमें अलग अलग सेक्ट्स बन गए। जैसे जापान में भी आप देखेंगे अलग सेक्ट्स है, अलग ट्रेडिशंस है। मोटा मोटी आज के दिन थेरावादा और महायाना 2 अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। उसके अंदर आपको वज्रयाना भी मिलेगा, उसमें हिनायाना भी मिलेगा, मगर ये जो भाग होते रहते हैं इसको बंद करने के लिए और टू इंश्योर कि जो मूल सीख है गौतम बुद्ध का वो कहीं इधर उधर ना हो, इस कारण से हम लोगों ने ये संस्था बनाया था कि हर एक देश जहाँ पे बहुत रहते हैं और बहुत पॉपुलेशन है उनके साथ हम संपर्क रखें, उनके साथ हम मिलजुल के काम करें, उनकी जो सोच है, विचार है, उसको हम समझें। क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि चाइना में या कोरिया में या जापान में जब गौतम बुद्ध की जो सीख है, उनका जो प्रचार हुआ, उनके जो विचारधारा है उसमें थोड़ा बदलाव आना नेचुरल है, वो आएगा, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर, वहाँ के जो समझ है वो अलग है। मगर कहीं ऐसा ना हो कि इतना दूर चले जाए वो सीख कि वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध तो एक ही थे, वो तो एक ही इंसान थे। तो आईबीसी में हमारा काम ये है कि हर एक बौद्ध देश के साथ संपर्क बना के रखना, उनके साथ इंटरैक्ट करना, उनको एंगेज करना। बल्कि हमारी जो बॉडी है, जनरल बॉडी जिसे कहते हैं आईबीसी का, उसमें तकरीबन 150 के करीब लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, जो हर एक बौद्ध देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, कोरिया, जापान, हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें। और जितने बड़े बड़े सांघा के हेड्स हैं दुनिया भर में, वो सब हमारे मेंबर्स हैं, या तो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या हमारे पेट्रन्स हैं। तो इस तरीके से हमारा ये संस्था बना हुआ है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। आज के दिन तकरीबन 39 कंट्रीज़ हमारे मेंबर्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में। और 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे मेंबर्स हैं। तो एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट हम लोगों ने बनाया 2012 साल से लेके अब तक, और काफ़ी माने हुए ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में कंसिडर किया जाता है आईबीसी को। हम क्या करते हैं, कैसे इंटरनेशनल कंट्रीज़ को, दूसरे कंट्रीज़ को हम एंगेज करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम करते हैं वो गौतम बुद्ध का जो रेलिक्स हैं, उनके जो शरीरा वस्तु हैं, वो कई जगह रखे हुए हैं इंडिया में, नेशनल म्यूज़ियम में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रेलिक है वो रखा हुआ है नेशनल म्यूज़ियम में, न्यू दिल्ली में। उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, दूसरे देशों के, बौद्ध देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स भी आते हैं वहाँ पे आके थोड़ा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो ये जो रेलिक है इसको हम कभी कभी ले जाते हैं विदेश, और ले जाते हैं ऐसे देश में जहाँ पे जो बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पे ले जाते हैं। तो 2022 में हम लोगों ने ये रेलिक को ले गया था मंगोलिया,
मंगोलिया एक ऐसा देश है, बहुत दूर है। आप सोचोगे, अभी काफ़ी लोगों को ज्योग्राफी में मंगोलिया के बारे में आइडिया नहीं है, बट मंगोलिया में बुद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ पे लोगों की जो भावना है वो बौद्ध के प्रति इतना स्ट्रांग है कि आपको मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं। जब हम रेलिक ले गए यहाँ से, रेलिक इतना छोटा सा होता है, वो शायद उनके हड्डी का टुकड़ा या उनका दांत का टुकड़ा होगा, ऐसा कुछ होता है रेलिक, शरीर का एक अंश जो रखा गया है प्रिजर्व करके। तो रेलिक छोटा सा होता है, मगर उसको एक बड़े से कास्केट में ढाल के, गोल्डन कास्केट में बड़ा सुंदर सजा के लिया जाता है विदेश में। और उसमें भारत सरकार, क्योंकि रेलिक जो है वो नेशनल प्रॉपर्टी है और भारत का एक बहुत ही कल्चरल हेरिटेज का अंश माना जाता है इसको। तो इस रेलिक को जब ले जाया जाता है तब भारत सरकार इसमें पूरा भाग लेने आ जाते हैं सामने, और उसमें रेलिक को लिया जाता है भारतीय वायुसेना के जहाज़ में, एयरफोर्स की जहाज़ में इसको लिया जाता है। और इसके साथ एक डेलीगेशन जाती है जिसमें भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कोई मंत्री होते हैं। और जैसे हम मंगोलिया गए थे तो उसमें किरण रिजिजू जी थे, वो बुद्धिस्ट हैं, तो उनको भेजा गया था। तो जब हम गए वहाँ पे, उस देश में जो वेलकम हुआ, इट वाज लाइक अ स्टेट गेस्ट। एक्चुअली रेलिक को ये लोग मानते हैं कि ये गौतम बुद्ध आए, तो बुद्ध देश में जब रेलिक आता है तो उसको माना जाता है कि गौतम बुद्ध खुद आए। मतलब इस तरीके का एक भावना था वहाँ पे। जब हम रेलिक को लेकर मेन जो मोनास्ट्री में रखने गए थे, तो रखने के टाइम दोनों तरफ हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे। तो मैं भी जा रहा था लाइन में, तो काफ़ी लोग मेरे को टच कर रहे थे ऐसे, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। तो मैंने इंटरप्रेटर को पूछा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे धक्का क्यों मार रहे हैं? कहते हो धक्का नहीं मार रहे हैं सर, वो आपको टच कर रहे हैं, फील करना कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस देश से आए हो जहाँ पे गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, उस देश का फीलिंग लेने के लिए आपको टच कर रहे हैं। अब देखिए कितना डीप भावना है। हमारे यहाँ पे हम अभी तक उस लेवल में नहीं पहुँचे, इतना डीप भावना है। उसी तरीके से हम लोगों ने 2024 इस साल में हम लोग ले गए थे रेलिक को फरवरी मार्च में थाईलैंड। और ये वहाँ की सरकार, हम अपने आप नहीं ले जाते हैं, वहाँ की सरकार हमें रिक्वेस्ट करती है कि रेलिक को ले आओ। तो तकरीबन 8 महीने 10 महीने से थाई सरकार रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये रेलिक को ले आइए आप। तो काफ़ी उसमें प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। वो करने के बाद उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें कल्चर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाता है। करने के बाद फिर ये रेलिक को लिया गया फरवरी में 2024 में थाईलैंड में। और थाईलैंड में 4 शहरों में इसको डिस्प्ले किया गया। पहले बैंकॉक नेचुरली कैपिटल जो है, उसके बाद एक शहर है चियांग माई, वहाँ 4 दिन रखा गया। फिर एक और शहर है उवोन बोल के, और उसके बाद एक लास्ट शहर क्राबी। ये पूरा ज्योग्राफिकली थाईलैंड के अलग अलग कोने में थे। और इन शहरों में हम इसलिए ले गए क्राबी और उवोन, क्योंकि इनका बॉर्डर लगता है कैम्बोडिया और लाओस से। तो चूंकि हम रेलिक को कैम्बोडिया और लाओस नहीं ले जा पाए, तो वहाँ के लोग यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड में आके इन्होंने इन रेलिक का दर्शन किया। टोटल जो है थाई गवर्नमेंट का कल्चर मिनिस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन लोगों ने इन 4 जगहों में दर्शन दिया है इस रेलिक का। और वहाँ थाईलैंड के राजा, रानी, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट, परेड हुआ वहाँ पे रेगुलर, मतलब 1-1.5 घंटे का प्रॉपर परेड विद लॉट ऑफ झांकियाँ वगैरह, बहुत ही सुंदर। मतलब ये देखने के बाद थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतना स्ट्रांग भावना उस बुद्धिज़्म पे और उस बौद्ध पे, उस बौद्ध के प्रचार पे, गौतम बुद्ध के प्रचार पे इतना स्ट्रांग भावना है, जो कि हमारे देश से पैदा होकर सोर्स यहाँ से विदेश गया। बट भावना देखिए कितना स्ट्रांग वहाँ पे, जापान में, कोरिया में। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं किसी तरीके से महाराष्ट्र में जो फीलिंग है, इनको जागृत करना लोगों को कि भाई बाहर देखिए ये फीलिंग है, तो हमारे भी इतना फीलिंग ऐसा होना चाहिए। और थोड़ा उनको समझाने के लिए कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिस्पेक्ट, क्या रिगार्ड मिलता है गौतम बुद्ध के सीख को, उनके प्रचार को। इसलिए हम लोग इस काम में पूरी तरह से महफूज हैं और हम इसको करेंगे। सर, फर्स्ट टाइम आईबीसी जो है वो दिल्ली के बाहर आ रही है और फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र लोगों के साथ में भी अप्रोच हो रही है, विशेषतः अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट लोगों के साथ में। तो ये अप्रोच क्यों लगा कि आना चाहिए? ये इसलिए क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बोला, पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट का है। और किसी कारण से होता क्या है कि
हम लोग सब फोकस करते हैं दलाई लामा पे, Exactly. तिबेटन बुद्धिज़्म, महायाना, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है, बहुत विजिबल है, दुनिया भर घूमते हैं। Right. महाराष्ट्र में जो है बड़ा क्वाइट, लो प्रोफाइल है, Exactly. बट दे आर डीप फॉलोअर्स। तो इनको बाहर लाना और दुनिया को बताना कि भाई वी हैव सम वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हमारा मकसद है, मेनली वही है। इसलिए हम लोग पिछले 2-3 महीने से एक्टिवली काम कर रहे हैं इस दिशा में, और ये आगे भी करते रहेंगे हम लोग। अच्छा, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नागपुर में ड्रैगन पैलेस टेम्पल में हो रही है, उस लेकर तय के माध्यम से आपने उनको अप्रोच किया है या उन्होंने आपको अप्रोच किया, व्हाटएवर। तो ये फर्स्ट टाइम ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इस कॉन्फ्रेंस से मैसेज ये हम देना चाह रहे हैं कि देखिए, बुद्ध धामा जो है वो जिस तरीके से भारत से फैला है देश विदेश में, वो जैसे मैंने बताया कि जो सेंटिमेंट और इमोशंस दूसरे देशों में इतना स्ट्रांग है, भावना जो है, जैसे वो लोग टच कर रहे थे मंगोलिया आपने बताया। में, ये चीज़ जो है ये इतना गैप है कि इसको समझाना हमारे लोगों को बहुत ज़रूरी है। Right. तो इनके जो संस्था है उसमें जापानीज जो है, जापानीज मंक जो है, इनका जो रोल है, ये जिस तरीके से चैंटिंग करेंगे, मुझे पता है कैसे करेंगे, मैंने देखा हुआ है इनको। आप देखिएगा इतना ध्यान से, इतना फोकस से। 85 ईयर ओल्ड कोई हैं जो सुलेखा ताई के साथ काम करते हैं, वो रोज चैंटिंग करते हैं, मगर उस दिन 15 को चैंटिंग जो करेंगे उसका प्रैक्टिस करने के लिए उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट ही इज कमिंग 2 days बिफोर जस्ट टू प्रैक्टिस। तो इतना डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है, इसको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि यू हैव टू बी ऑल्सो ऑफ सिमिलर टाइप, उस तरीके का। और ग्लोबल जो एरिना में जो दूसरे देशों में जो फैला हुआ बुद्धिज्म, उसके बारे में हम दिखाना चाहते हैं महाराष्ट्र के लोगों को कि भाई, तो कल्चर एक्सचेंज करना चाहते हैं दोनों, बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज मेनली वही है, कल्चरल एक्सचेंज। और हमारी संस्था जो है, हम वर्ड जो यूज़ करते हैं लोगों, वो कॉमन विजडम यूनाइटेड वॉइस। तो हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत लोग हैं तो इनको भी जानना चाहिए कि वहाँ क्या प्रैक्टिसेस हैं दूसरे देशों में। आज हम जापान की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों के लोगों को भी ले आएंगे, वैसे वहाँ के लोगों को भी जानना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके की प्रैक्टिस है। उनको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके से अम्बेडकराइट जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सोच विचार भी बैठ के कभी आगे जाके ऐसे भी हो सकता है कि इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ पे 3-4 देशों के लोगों, वियतनाम, कोरिया, जापान के लोगों को लाएं यहाँ पे, और एकेडमिशियंस को, और हमारे जो महाराष्ट्र से हैं, खास करके जिन्होंने पूरा डीप स्टडी किया हुआ है बाबा साहिब के बारे में, उनका रोल के बारे में, ये बाहर के लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। वी वांट दिस टू गो आउट। एक्चुअली सुलेखा ताई के माध्यम से काफी बड़े पैमाने पे अम्बेडकर बुद्धिज्म जापान के लोगों को थोड़ा पता चला है। मुझे लगता है कि आईबीसी और आप मिलके जो करेंगे तो उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। वही हम चाहते हैं कि इन्हीं के बारे में, इनके कार्य के बारे में, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में बाहर के लोगों को जरूर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्होंने इतने साल तक काम किया, संघर्ष किया, मेहनत की, और पहली बार आईबीसी जैसे वही साथ में। हमें तो ये खुशी है कि हमें ये मौका मिला है, ये हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 25वां इनका एनिवर्सरी था, तो इट्स अ बिग ओकेशन। तो इसको मार्क करते हुए, और जैसे मैंने बताया, हम लोग भी इतना व्यस्त थे, 2-3 इवेंट्स हमारे हुए, उसके बावजूद हमने कहा ये करना ही है। और मेरे ख्याल से दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट एंड अ गुड फुटप्रिंट फॉर द फ्यूचर।